नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज की जो कहानी है वो है निठारी कांड की कहानी। लेकिन इस कहानी को मैं दोस्तों दो भागों में सुनाऊंगा, दो पार्ट्स में सुनाऊंगा। जैसा कि अभी आप लोगों को न्यूज़ में देखने को भी मिला होगा, सुनाई भी दिया होगा कि कुछ दिनों पहले निठारी कांड के दोनों दोषियों को रिहा कर दिया हाई कोर्ट ने। तो मैं इसीलिए ये कहानी दो भागों में सुनाऊंगा। पहली कहानी कि निठारी कांड का पूरा मतलब कहानी क्या थी, कहाँ से ये शुरुआत हुआ, कहाँ पे ये ख़त्म हुआ, क्या सज़ा मिली, किसने सज़ा दी, किसको क्या सज़ा मिली। तो पहले भाग में ये कहानी रहेगी, पहले पार्ट में पूरी ये कहानी रहेगी। और दूसरे पार्ट में ये कहानी रहेगी कि निठारी कांड के जो दोषी थे उनको क्यों रिहा किया हाई कोर्ट ने, किस बुनियाद पे रिहा किया। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ। तो चलिए दोस्तों, निठारी हत्याकांड एक रूह कपा देने वाली ऐसा हत्याकांड जिसके बारे में जिसने भी सुना कुछ देर के लिए सन्न रह गया। आज की कहानी निठारी कांड की कहानी है, जिसमें कुल मिलाकर 17 से 18 मामले दर्ज किए गए पुलिस द्वारा, और सभी मामलों में इस साजिश को रचने वाले शख्स को लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन हमारा लॉ एंड ऑर्डर के रूल्स, जिस पर कभी कभी गुस्सा भी आता है और कभी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कि ऐसा क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। अगर निठारी कांड को सरल शब्दों में बयां किया जाए तो ये कहानी एक अय्याश मालिक और एक उसके हैवान नौकर की कहानी है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वो सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसा भी क्राइम कोई कर सकता है। नोएडा के अंदर स्थित एक गांव है जिसका नाम है निठारी गांव। 2006 से पहले शायद ही किसी ने इस गांव के नाम सुना होगा। एक छोटा सा गांव, और नोएडा जैसे शहर में ये बसा हुआ था, तो किसी का ध्यान कभी गया ही नहीं था इस गांव के ऊपर। लेकिन पहली बार इस गांव का नाम सुनाई दिया 2007 में, जब ये निठारी कांड का पूरा मामला सामने आया। इस निठारी कांड की शुरुआत जनवरी 2006 से शुरू हो गई थी, जब पहली बार इस गांव के कुछ बच्चे गायब होने की खबर आई इस गांव से। सभी बच्चों की उम्र 7 से 14 साल तक की बताई गई थी। कुछ लड़के थे तो कुछ लड़कियां भी थीं। कई बार इन बच्चों को बच्चों के जो फैमिली वाले थे निठारी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट भी लिखवाते थे। पुलिस रिपोर्ट लिखती थी, लेकिन पुलिस ने कभी इन कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि शायद से सभी बच्चे गरीब परिवार से थे। कोई मजदूर का बच्चा था, तो कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा था, तो कोई ऑटो ड्राइवर का बच्चा था। तो पुलिस उन सभी परिवार के लोगों को डरा धमका कर वापस भेज देती थी, टाल मटोल करती थी। और पुलिस ने कभी भी इन कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया और ना ही कभी जांच पड़ताल करी ये जानने के लिए कि आखिरकार ये बच्चे गायब क्यों हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। जब भी परिवार वाले कंप्लेन लेके आते तो पुलिस टाल मटोल कर देती थी, पुलिस टरका देती थी उन लोगों को ये कह के कि हाँ कहीं चले गए होंगे, आ जाएंगे वापस। लेकिन कभी भी उन लोगों ने जांच पड़ताल नहीं करी। बहुत से जुर्म ऐसे होते हैं दोस्तों जिसको समय से पहले सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी पुलिस की लापरवाही की वजह से बहुत से जुर्म बड़ा रूप ले लेते हैं, जैसा इस कहानी में हुआ। अगर टाइम से पुलिस ने जांच पड़ताल करी होती तो शायद से ये मामला निठारी कांड का ना होता। लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से इन बच्चों के गायब होने के मामले ने निठारी कांड का रूप ले लिया। खैर, जनवरी 2006 से बच्चे गायब होना शुरू होते हैं निठारी गांव से, और ये सिलसिला जुलाई 2006 तक चलता रहता है। बहुत से परिवार के लोग निठारी पुलिस स्टेशन में गए अपने बच्चों को के गायब होने की कंप्लेन को लेकर, लेकिन पुलिस ने कभी भी ध्यान नहीं दिया उनकी कंप्लेंट्स पर। और पुलिस ये सोचती रही कि बच्चे कहीं चले गए होंगे या गुम हो गए होंगे, आ जाएंगे वापस। और इसी तरह जनवरी 2006 से जुलाई 2006 आ गया और लगातार बच्चे गायब होते रहे। और इस दरमियान करीब 14 से 16 बच्चे गायब हो चुके थे। मैं बच्चों की वो संख्या बता रहा हूँ आप लोगों को जो रिकॉर्ड में रखी गई है, जो रिकॉर्ड में ली गई है। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई थी
तो कयास ये लगाए गए थे कि 23 से 24 बच्चे गायब हुए थे निठारी गांव से, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 16 से 17 बच्चों का ही मामला दर्ज किया गया था। तब जुलाई महीने में अचानक एक पायल नाम की लड़की गायब होती है उसी गांव से, निठारी गांव से। उस लड़की की उम्र ज़्यादा थी, करीब 15 से 16 साल की उम्र थी। उसके बाद उस लड़की का पिता नंदलाल उसी निठारी पुलिस स्टेशन पर जाता है, पुलिस कंप्लेन को दर्ज कर लेती है, क्योंकि लड़की की उम्र ज़्यादा थी तो इसलिए पुलिस कंप्लेन को दर्ज करती है। लेकिन कंप्लेन लिखने के बाद कई दिनों तक पुलिस नंदलाल के साथ टाल मटोल करती थी, जैसे पहले और सब लोगों के साथ करती थी वैसे ही नंदलाल के साथ कर रही थी और उसको टरकाती रहती थी। लेकिन जब नंदलाल ने पुलिस वालों पर ज़्यादा प्रेशर बनाया तो पुलिस वाले उससे परेशान होकर उसको बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की अपने किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने चली गई होगी या भाग गई होगी, कुछ दिन इंतजार करो, वापस आ जाएगी। पुलिस के इस रवैये ने नंदलाल को ये लग चुका था कि पुलिस मामले को सीरियस नहीं ले रही है, तो फिर वो एक लॉयर करता है और कोर्ट में जाकर कह देता है कि मेरी बच्ची 2 से 3 दिन हो चुके हैं गायब हुए, मैंने निठारी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस वाले कोई भी इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं और वो इस केस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी बोल देता है कि निठारी गांव से इससे पहले भी 15 से 16 बच्चे गायब हो चुके हैं जिसकी कंप्लेन दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस वाले किसी भी केस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और ना ही कोई जांच पड़ताल कर रहे हैं और ना ही बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब नंदलाल सेशन कोर्ट में ये रिपोर्ट दर्ज करवाता है तब कोर्ट इस मामले को बहुत सीरियसली लेता है और तब कोर्ट पुलिस के अधिकारियों को ये ऑर्डर देती है कि जो भी बच्चे गायब हुए हैं उन सभी की एफआईआर दर्ज करो, जल्द से जल्द कोर्ट में इस केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करो। लेकिन पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज करें और इस केस की जांच पड़ताल कहाँ से शुरू करें। तब पायल के पिता मतलब कि नंदलाल पुलिस को उस दिन की पूरी कहानी सुनाते हैं जिस दिन पायल लापता हुई थी, गायब हुई थी। नंदलाल बताता है कि 7 जुलाई 2006 को पायल अपने घर से रिक्शा पकड़ती है और सीधे वो निठारी गांव के D5 नंबर कोठी के पास जाती है। रिक्शा उसी कोठी के बाहर रुकता है। पायल बोलती है रिक्शे वाले को कि 2 मिनट यहीं पर रुको, मैं कोठी के अंदर से पैसे लेकर आती हूँ और तुमको देती हूँ। पायल रिक्शे वाले के सामने उसी कोठी के अंदर जाती है और रिक्शे वाले को पैसा लेने थे तो वो वहीं पे इंतज़ार करने लगता है। करीब 15 मिनट बीत जाते हैं, पायल कोठी से बाहर नहीं आती है। तब रिक्शे वाला D5 कोठी जो थी उसका दरवाज़ा खटखटाता है, घंटी बजाता है, तो अंदर से एक शख्स आता है और रिक्शे वाला बताता है कि एक लड़की अंदर आई है इसी कोठी में, मुझसे उसने बोला कि 2 मिनट इंतज़ार करो, मुझे उससे पैसे लेने हैं और वो 15 मिनट हो चुका है लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है, मुझे पैसे दिलवा दो। तो वो शख्स बोलता है कि जो लड़की अंदर आई थी वो बहुत पहले ही निकल गई है। लेकिन रिक्शे वाला बोलता है कि नहीं, मैं तो मतलब इतनी देर से बाहर ही खड़ा हूँ और मुझे तो कोई दिखाई दिया नहीं बाहर आते हुए, और उस लड़की को से आप बात करके मुझे पैसे दिलवा दीजिए। लेकिन वो शख्स बोलता है कि नहीं, वो चली गई है और इतना बोलकर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिस शख्स ने इस कोठी का दरवाज़ा खोला था और जिसने रिक्शे वाले से बात की थी, बाद में पता चलता है कि उस शख्स का नाम सुरेंद्र कोहली है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अब नामों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब नाम आगे की कहानी में नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे और मज़ा तभी आएगा जब नामों को पता होगा कि कौन किसका क्या नाम था। कहानी सुनने का मज़ा तभी आएगा। अब ये रिक्शे वाले की कहानी नंदलाल को कैसे पता चली थी? तो जब नंदलाल ने पुलिस में कंप्लेन लिखाई थी और पुलिस टालमटोल कर रही थी, तब नंदलाल ने अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करी थी। उसी दरमियान में उसको इस रिक्शे वाले के बारे में पता चला था। पायल इस रिक्शे में घर से बैठकर गई थी, तो उसने उस रिक्शे वाले को ढूंढ निकाला था और उसी रिक्शे वाले ने नंदलाल को ये सब कुछ बताया था। ये सब कुछ मतलब जो उसके साथ हुआ था, ये सारी मतलब पूरा कहानी उसी रिक्शे वाले ने नंदलाल को बताया था और यही सारी चीज़ें उसने पुलिस को रिपोर्ट में लिख के दी कि मेरी बच्ची D5 कोठी नंबर तक आई, उसके बाद मेरी बच्ची
को ना किसी ने देखा और ना उसके बारे में किसी को पता है और ना वो कहीं दिखाई दी। मामला अब कोर्ट में था, तो अब कोर्ट इन सब चीज़ों को देखती है, समझती है और उसके बाद पुलिस को बोलती है कि D5 कोठी नंबर के मालिक से पूछताछ करो। उस D5 कोठी नंबर का जो मालिक था उसका नाम था मोनिंदर सिंह पंढेर। पंजाब का रहने वाला ये शख्स करोड़पति आदमी था। US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में अच्छा खासा बिजनेस था मोनिंदर सिंह पंढेर का। जब सामने D5 कोठी का जिक्र आया तो उसके मालिक का जिक्र आया, तो तब पुलिस ने मोनिंदर सिंह कोहली के खिलाफ FIR दर्ज करी, वो भी कोर्ट के कहने पर। अब ये बात मोनिंदर सिंह पंढेर को पता चलती है। उसके बाद वो उसका विरोध भी करता है मोनिंदर सिंह पंढेर, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कीजिए, अगर ऐसा कोई सबूत नहीं मिलेगा तो आपको बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा और आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है पूरे मामले की। FIR भी दर्ज कर ली गई थी मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ। अब ये सब चलता रहा और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर कोर्ट कितनी तेज़ी से काम करता है, तो जुलाई महीने में पायल गायब हुई थी। इसके बाद पहले पुलिस टालमटोल करती रही, फिर नंदलाल कोर्ट गया, वहाँ सुनवाई हुई, कोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस ने जांच पड़ताल की और फिर मोनिंदर सिंह पंढेर का नाम सामने आया और फिर FIR दर्ज करी मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ। ये सब होते हवाते दिसंबर 2006 आ गया था। अब जब ये FIR दर्ज हुई थी निठारी गांव में, तो जो और सब लोग के परिवार के बच्चे गायब हुए थे उनको भी कुछ उम्मीद लगी कि शायद से पुलिस अब हमारी सुनेगी और पुलिस भी हमारे बच्चों को भी ढूंढेगी। तो वो सभी परिवार के लोग भी कोर्ट तक जाने लगे। जब सभी लोग बच्चों के गायब होने की कंप्लेंट कोर्ट में लेकर जाने लगे, तब कोर्ट की तरफ से पुलिस को पर और प्रेशर बनाया गया और कोर्ट ने पुलिस को कहा कि इस पूरे मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट में सबमिट की जाए। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है, क्योंकि अब ये केस धीरे धीरे बहुत बड़ा तूल पकड़ रहा था और सभी पुलिस वालों को शायद से ये लग चुका था कि इस केस का खुलासा बहुत बड़े पैमाने पे होगा, बहुत बड़े रूप में होगा, और बाद में हुआ भी यही था। अब पुलिस ने सीरियसली इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया और जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो उनको इस पूरे मामले में एक चीज़ कॉमन लगी। निठारी गांव के जितने भी बच्चे गायब हुए थे वो सभी अलग अलग परिवार से थे, अलग अलग घर से थे, अलग अलग जगह से गायब हुए। कोई स्कूल जाते वक्त गायब हुआ, तो कोई स्कूल से घर जाते वक्त गायब हुआ, तो कोई कहीं खेलते वक्त गायब हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये कि जो भी बच्चे गायब हुए थे वो सभी लोग नोएडा के D5 कोठी के बाहर से गायब हुए थे या उसके आसपास से गायब हुए थे। अब पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा क्लू भी था और ये सभी लोग जानते थे कि अगर हमारे देश की पुलिस को किसी पर शक हो जाता है तो फिर वो बाल की खाल तक निकाल लेते हैं जांच पड़ताल के दरमियान में। और इस क्लू से पुलिस को उस कोठी में रहने वाले पर शक हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उस कोठी में रहने वाले लोगों के बारे में पूछना शुरू किया, तो पता चला कि इस कोठी में 2 लोग रहते हैं। पहला कोठी का मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और दूसरा उसका नौकर सुरेंद्र सिंह कोहली। मोनिंदर सिंह पंढेर के जो बीवी बच्चे थे वो सभी पंजाब में रहते थे, लेकिन पंढेर कभी कभी नोएडा के इस कोठी में आता था, पंजाब से 2 से 3 दिन के लिए रुकता था और फिर वापस चला जाता था। ज़्यादातर वो भी पंजाब में ही रहता था अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, लेकिन बीच बीच में कभी कभी वो नोएडा आता था, इसी कोठी में रुकता था 2 से 3 दिन और फिर वापस चला जाता था पंजाब, क्योंकि नोएडा में ना उसका कोई काम था ना कोई उसका बिजनेस था, लेकिन उसकी कोठी थी तो वो आता था 2 से 3 दिन के लिए। और वही इस कोठी में, और जो उसका नौकर था वो 2000 मतलब सुरेंद्र सिंह कोहली, वो 2000 से इसी कोठी में रह रहा था और वही इस कोठी की पूरी देखभाल करता था, साफ सफाई करता था। और पंढेर को कोहली पे, अपने नौकर पे बहुत विश्वास भी था। आगे की जांच पड़ताल से पुलिस को ये भी पता चला कि पंढेर जब कभी भी पंजाब से नोएडा आता है 2 से 3 दिन के लिए, तो वो अपने इसी कोठी में रुकता था और ज़्यादातर वो जब यहाँ आता था तो सिर्फ अय्याशी करने के लिए आता था। रात में कोठी के अंदर कॉल गर्ल्स आती थीं, सुबह चली जाती थीं। खैर ये सभी चीज़ें पुलिस को जांच पड़ताल में पता चली। जब इतना कुछ पुलिस को पता चला तो 30 दिसंबर 2006 के दिन पहली बार कोठी के अंदर जाकर जांच पड़ताल पुलिस ने करी, कोर्ट के आदेश पर।
लेकिन जांच पड़ताल के दरमियान पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे किसी को पर मतलब शक किया जाए, या मोनिंदर सिंह पंढेर पे शक किया जाए, या सुरेंद्र कोहली पे शक किया जाए। ऐसा कुछ मिला नहीं कोठी के अंदर। आसानी से किसी चीज़ को लेकिन इग्नोर नहीं करती है पुलिस। तो जो पुलिस वाले उस कोठी के अंदर जांच पड़ताल करने गए थे, उन्हीं पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले ने एक बार गौर करी कि कोठी के जो पीछा पीछा साइड था, मतलब बैक साइड था जो कोठी का, उसके पीछे से नाला जा रहा है। लेकिन उस इलाके में जितनी भी कोठियाँ थी, सभी कोठियों के पीछे से नाला जाता था। तो अगर इस कोठी के पीछे से भी जा रहा है, बैक साइड से जा रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जांच पड़ताल इस कोठी को लेकर हो रही थी और पुलिस कहीं पे भी ढिलाई नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि कोर्ट का सीधा सीधा बहुत बड़ा प्रेशर था पुलिस वालों के ऊपर और प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको जमा करनी थी। तो वो कोई किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते थे। लेकिन जांच पड़ताल इसी कोठी को लेकर हो रहा था, तो उस पुलिस वाले से रहा नहीं गया। 30 दिसंबर के दिन वो वापस आ गया, जिस दिन कोठी में जांच पड़ताल करने गए थे, और 31 दिसंबर के दिन फिर से वो उसी नाले की तरफ गया जो D5 कोठी के पीछे से बह रहा था, और नाले के बगल में खड़े होकर बहुत गौर से नाले को देख रहा था। और उसको एक चीज़ उसने गौर किया उस नाले को देखते वक्त, वो ये कि D5 कोठी के पीछे से जो नाला बह रहा है, उस नाले में बहुत सारे काले कलर की पॉलीथीन्स हैं जिसमें कुछ डालकर फेंका गया है, जिसकी वजह से उसे कुछ शक हुआ। अब उसने खुद ही जाकर एक पन्नी को नाले से बाहर निकाला, और जब खोला तो उस पुलिस वाले की हालत ख़राब हो गई। उस पन्नी के अंदर इंसान के जिस्म के कुछ टुकड़े थे, और जिस्म के टुकड़े देखने से लग रहा था कि जो टुकड़े हैं वो किसी बच्चे के जिस्म के टुकड़े थे। इसके तुरंत बाद पुलिस वाले ने अपने सीनियर्स को फ़ोन किया और सारा मामला बताया। उसके बाद पुलिस की टीम उसी नाले के पास आई। फिर कुछ सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया। नाले में जितनी भी काले कलर की पॉलीथीन्स थीं उनको बाहर निकाला गया, और पहली खेप में 62 पॉलीथीन्स को निकाला गया था बाहर। और जब उन सभी पॉलीथीन्स को खोला गया तो सभी पॉलीथीन्स में इंसानी जिस्म के कुछ ना कुछ टुकड़े मिले उस हर पन्नी में। इतने जिस्म के टुकड़े देखकर जो भी उस जगह पर था, जो भी उस जगह पर खड़ा था, हर शख्स दंग हो गया। कई सिविलियंस वहाँ खड़े थे, वो सभी घबरा गए, डर गए। जब सभी पॉलीथीन्स को चेक किया गया तो एक चौंकाने वाली चीज़ और सामने आई। वो ये कि जितने भी जिस्म के टुकड़े मिले थे वो या तो सर के थे, पैर के थे, हाथ के थे। गले से लेकर के, मतलब गले के नीचे से लेकर के और पेट तक का हिस्सा किसी भी पॉलीथीन में नहीं था। कई क्राइम्स में ये ज़रूर हुआ है कि डेड बॉडी के सर को, मतलब सर नहीं मिलता है डेड बॉडी का, ताकि उस मरने वाले की शिनाख्त ना की जा सके, और मरने वाले का की पहचान ना की जा सके। लेकिन इस केस में उल्टा था, सर मिल रहा था, पैर मिल रहा था, हाथ मिल रहा था, लेकिन गले से नीचे से ले करके पेट तक का हिस्सा, मतलब कि जो पूरा धड़ था, वो नहीं मिल रहा था। खैर, इसके बाद सभी टुकड़ों को निकाला जाता है और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। लेकिन सभी जिस्म के सर मिले थे, तो सर के हिसाब से ये पता चल चुका था कि 18 बच्चों के जिस्म के टुकड़े इस नाले से बरामद हुए हैं, क्योंकि सर की गिनती 18 हुई थी। और इन्हीं 18 लाशों का रिकॉर्ड बनाकर पुलिस पूरे केस में चली, क्योंकि यही 18 लाशें उनको मिली थीं। क्योंकि लाशें 18 ही थीं, जिस्म के टुकड़े मिलने के बाद पुलिस अगले दिन, मतलब कि 1 जनवरी 2007 के दिन D5 कोठी से मोनिंदर सिंह पंढेर को और उसके नौकर को गिरफ्तार कर लेती है। उनसे पूछताछ होती है, लेकिन दोनों में से कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था, कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा था। लेकिन ये खबर धीरे धीरे मीडिया में आती है, न्यूज़पेपर में आती है। 1 जनवरी 2007 के दिन शायद से पूरे देश में निठारी कांड का मामला फैल चुका था और सभी को निठारी कांड मामले के बारे में पता चल चुका था। अब इस घटना को लेकर मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में, लोगों में कई तरह की बातें होने लगीं। और सबसे पहले जो तूल पकड़ा जिस बात ने, वो ये कि D5 कोठी में बच्चों को मारा जाता था, क्योंकि धड़ नहीं मिला था किसी भी बॉडी का। तो ये कयास लगाए गए कि उन बच्चों के इंटरनल ऑर्गन्स की तस्करी की जाती थी, क्योंकि किसी भी
लाश का धड़ नहीं मिला था पुलिस को, इसलिए इंटरनल ऑर्गन्स की तस्करी की बात सबसे पहले सामने आई। लेकिन अगर ऐसी कोई तस्करी होती तो मामला कभी ना कभी तो पुलिस के सामने आता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मामला कभी आया नहीं। और साथ ही साथ ये भी हुआ कि बच्चों की मौत के बाद उनके किडनी, लीवर या दिल, हार्ट जो है, 1 घंटे के अंदर ही अंदर ट्रांसप्लांट हो जाने चाहिए किसी दूसरे शरीर में, तब तो वो काम करेंगे पूरी तरीके से, वरना सारे इंटरनल ऑर्गन्स बेकार हैं 1 घंटे के बाद। तो जब ये दलील पता चली कोर्ट को डॉक्टर्स द्वारा और बड़े बड़े मतलब वैज्ञानिक जो साइंस की नॉलेज रखते हैं उनके द्वारा, जब ये सारी चीज़ें पता चली, ये सारी चीज़ें निकाली गई, तो कोर्ट ने सिरे से इंटरनल ऑर्गन्स की तस्करी को मतलब किनारे कर दिया। क्योंकि जब डॉक्टर्स द्वारा ये बताया गया कि बच्चों की मौत के बाद इंटरनल ऑर्गन्स चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, दिल हो, अगर इनका ट्रांसप्लांट 1 घंटे के अंदर किया कर देते हैं तब तो वो वर्क करेंगे, वरना वो सब के सब ऑर्गन्स बेकार हैं। और ऐसा कहीं कोई सबूत मिला नहीं कि तस्करी वाला कोई मामला सामने कभी आया नहीं उन दिनों, तो इसलिए कोर्ट ने इस चीज़ को किनारे कर दिया। इसके अलावा लगातार मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली से पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन दोनों लोग कुछ बताने को तैयार नहीं थे। उसके बाद 6 जनवरी 2007 के दिन पुलिस ने कोठी में जाकर फिर से तलाशी ली और इस बार ऐसा सबूत मिला जिसके बाद मोनिंदर सिंह पंढेर टूट गया। कोठी में नंदलाल की बेटी जो पायल गायब हुई थी, उसका एक बैग, उसके कपड़े, उसके हाथ का एक कड़ा और उसका स्विच ऑफ किया हुआ मोबाइल, ये पुलिस को उसी D5 कोठी से बरामद हुआ। और जब ये सारी चीज़ें लाके पंढेर को दिखाई पुलिस ने, तो पंढेर टूट गया और फिर वो सच बोलना शुरू करता है। सच्चाई उसने ये बताई कि उसने बताया कि मैं जब भी नोएडा आता था तो कॉल गर्ल्स को रात में बुलाता था और पूरी रात उनके साथ रहता था और सुबह वो चली जाती थी। लेकिन एक रात जब मैं आया तो दलाल के जो दलाल होते हैं या पिंग जो होते हैं, वो उस रात पंढेर के लिए लड़की नहीं भेज पाए क्योंकि उनके पास थी नहीं। तो पहली बार पंढेर ने सुरेंद्र कोहली से बोला कि तुम कॉल गर्ल की कहीं से व्यवस्था करो। अब सुरेंद्र कोहली गया बाहर उसी रात और कहीं से एक लोकल कॉल गर्ल को लेके आया और जिसके बाद पंढेर उसके साथ रूम में गया, पूरी रात उसके साथ रहा और सुबह चला गया। जब मोनिंदर सिंह पंढेर का ये बयान मतलब न्यूज़ चैनल पर आया तो नोएडा हो गया या दिल्ली हो गया, दिल्ली और नोएडा के बहुत से क्षेत्रों में बहुत से लोगों में गुस्सा था। अब इस केस पर सीएम और पीएम तक का प्रेशर था, आने लगा था। पंढेर ने जब इतना सब कुछ बताया, लेकिन पंढेर ने अपने बयान में ये ज़रूर बताया था कि मेरा किसी भी बच्चों से मौत का कोई भी मेरा नाता नहीं है, मैंने किसी भी बच्चों के साथ ना कोई दुष्कर्म किया है और ना ही मैंने किसी बच्चे का कत्ल किया है। और जब पुलिस ने ये सब जांच पड़ताल कर रही थी तो पुलिस ने भी ये चीज़ पाया कि पंढेर का बच्चों से कोई भी लिंकअप नहीं हो रहा था। लेकिन पंढेर ने कोहली की तरफ इशारा ज़रूर किया था और जिसके बाद जब पंढेर सच बताना शुरू किया तो कोहली भी टूटा और फिर कोहली ने कुछ राज बताना शुरू किए। जब उसने पहला सच बोला तो जो पुलिस थे, जो उनसे जांच पड़ताल कर रही थी, जो उससे पूछताछ कर रही थी, वो उनकी रूह कांप गई। क्यों? जो उसने मतलब पूछताछ के कर रही थी पुलिस, उनकी रूह कांप गई। और उसने जो पहला सच बताया था वो ये था कि सभी बच्चों का कत्ल मैंने ही किया है और उसके बाद उनके कई अंगों को काट कर किचन में पकाया है और खाया भी है। जब उसने ये पहला सच बोला तो पुलिस वालों का पहला एक्शन ये हुआ था कि जो 3 पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे वो तुरंत रूम से बाहर आ गए, जिस रूम पे बैठ के पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि वो इतना मतलब डर गए थे। और उसके बाद फिर दोबारा उसी रूम में 10 पुलिस वाले कम से कम जाते हैं और सबसे पहले कोहली का हाथ बांधते हैं। इतनी दहशत हो गई थी इसी पहले सच को ही सुनते ही। फिर कोहली आगे बताता है
कि मेरा मालिक जब भी नोएडा आता था तो शराब पीता था, मुझे भी पिलाता था, फिर वो कॉल गर्ल्स को बुलाता था, उनके साथ पूरी रात गुजारता था। जिसके बाद मेरे भी अरमान भड़कते थे, मेरे अंदर भी कई एक जानवर जागता था। लेकिन मेरा सब्र उस दिन टूट गया। ये मतलब पंढेर का बयान है, ओ सॉरी कोहली का बयान है कि मेरा सब्र उस दिन टूट गया जिस दिन पहली बार वो जो पंढेर का जो पिंग था या दलाल था जो कॉल गर्ल्स उसके पास भेजता था। मैंने आपको पहले एक बताया कि एक दिन ऐसा हुआ था कि कॉल गर्ल्स नहीं भेजी उसने। तो जिस दिन उसने पहली बार पंढेर ने कोहली को बोला था कि तुम मेरे लिए कहीं से कॉल गर्ल लेके आओ, तो कोहली बाहर गया और लोकल एक लड़की को लेके आया था। बताता है कि उस दिन मेरा सब्र टूट गया और पूरी कहानी बताता है। वो ये कि मैं बाहर गया कोठी से, एक लोकल कॉल गर्ल को लेके आया, पंढेर उसके साथ रूम में गया, पूरी रात रहा और सुबह पंढेर को जल्दी जाना था। तो पंढेर सुबह उठता है, नहाता है और चला जाता है। लेकिन तब तक वो जो कॉल गर्ल थी वो उसी कोठी में थी। लेकिन पंढेर जाते वक्त कोहली को बोलता है कि जब वो जाने लग जाएगी तो उसको ऑटो दिलवा देना और उसको भेज देना। लेकिन पंढेर को कोहली को उस दिन मौका भी मिल गया, लड़की अकेली थी, पंढेर चला गया था। तो कोहली फिर उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि जो चीज़ तुम मेरे मालिक के साथ करती हो, जितना वो पैसा देता है उतना ही पैसा मैं भी दूंगा, तो मेरे साथ भी वो चीज़ करो। इसके बाद कॉल गर्ल उसको कुछ ताना मारती है, एक मतलब उसकी मर्दानगी को लेकर ताना मारती है। जिसके बाद ये चीज़ सुन के कोहली को गुस्सा आता है और कोहली उसका गला दबाने लगता है और तब तक गला दबाता है जब तक वो लड़की की मौत नहीं हो जाती है। फिर पंढेर आगे जो बता रहा है बयान में अपने, वो ये कि उसकी मौत होने के बाद मैं उसको बाथरूम में लेके गया, जिस बाथरूम में मैं या मेरा मालिक नहाता था। उसके कई अंगों को मैंने काटा, चॉप किया और कुछ अंगों को लेके मैं किचन में बाकायदा गया, उसको पकाया और खाया। उसके बाद जो बचे हुए अंग थे उसको एक पन्नी में डाला और अपनी कोठी से पीछे जो नाला बहता था वहाँ मैंने फेंक दिया। ये पहला क्राइम था, पहली मतलब मर्डर था कोहली का। फिर पुलिस पूछती है कि चलो ठीक है, तुमने उस लड़की के साथ ऐसा किया, बच्चों के साथ कैसे क्या किया तुमने, ये बताओ। फिर वो बच्चों की कहानी बताता है। जनवरी 2006 जब पहली बार एक बच्ची गायब हुई थी निठारी गांव से, उसकी कहानी बताता है। कहता है उस लड़की के ताने के बाद से मेरे जहन में वो चीज़ बैठ गई जब उसने मेरी मर्दानगी पे सवाल उठाए और मुझे बदला लेना था। मेरे अंदर एक हैवान जाग चुका था। ये उसका बयान है, मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग में चला नहीं सकता हूँ अपने इस वीडियो पे, नहीं तो कॉपीराइट जैसा कुछ आ जाएगा। नहीं तो कई न्यूज़ चैनल पे उसके ये वीडियो चले हैं, उसके बयानों को दोहराया गया है, वीडियो को बताया गया है। बताता है कि मेरे अंदर इतना गुस्सा था, इतना हैवानियत जाग चुकी थी कि मुझे बदला लेना था। और मुझे ऐसा लगता था कि जब से उसने मुझे मेरी मर्दानगी पे उस लड़की ने ताना दिया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक इम्पोर्टेड हो चुका हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। उसके बाद बताता है कि पहली बार 12 जनवरी 2006 को पहली बार मैंने एक लड़की को उसी कोठी के बाहर खेल रही थी, उसको उठाया, घर के अंदर लेके आया, उसका गला दबाया और उसको मार डाला। और मारने के बाद वही चीज़ जो उस लड़की के साथ किया था, बाथरूम में लेके जाता है, कई अंगों को काटता है, कुछ अंगों को पकाता है किचन में ले जाके, उसके बाद उसको खाता है उसके मांस को, और उसके बाद जो अंग बचे रहते हैं उसको पीछे छोड़ देता है, फेंक देता है अपने नाले में, मतलब जो उसकी D5 कोठी के बाहर जो नाला बह रहा था उसमें फेंक देता है। इसके बाद उसने पूरी 18 बच्चों की जो गायब हुए थे, पूरे 18 बच्चों की कहानी बताई। सभी का उसने एक ही बताया पैटर्न कि मेरे अंदर इतना गुस्सा था, मेरे अंदर इतनी हैवानियत थी कि मुझे लोगों से बदला लेना था, क्योंकि मेरी मर्दानगी पे शक जताया गया था, मेरी मर्दानगी पे सवाल उठाया गया था। उसके बाद हर लड़की के साथ, हर बच्चों के साथ उसने यही किया, किसी न किसी बहाने से उनको कोठी के अंदर लेके आता था और उसके बाद उनका गला दबाता था, उनको मारता था। मारने के बाद उसी मरे शरीर के साथ
वो ज़बरदस्ती करता था, और ज़बरदस्ती करने के बाद बाथरूम के अंदर लेके जाता था, कई अंगों को काटता था, किचन में लेके आता था, बनाता था, पकाता था, खाता था, और जो अंग बच जाते थे उनको नाले में फेंक देता था। जब ये सारी सच्चाई आई, उसके बाद पुलिस ने उसका पूरा जो बयान था, इसका एक वीडियो बनाया था पुलिस ने। ये बयान कोर्ट में पेश किया गया। मोनिंदर सिंह पंढेर पे बच्चों के कत्ल को लेके कोई भी सवालिया निशान नहीं उठाए गए, क्योंकि जांच पड़ताल में ऐसा कुछ मिला नहीं मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ कि उसने किसी का कत्ल किया हो। तो इसीलिए लोअर कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को, लेकिन मोनिंदर सिंह पंढेर को ये पता था कि कोहली ये सब कुछ कर रहा है, और उसकी साजिश में उसने पूरा साथ दिया, उसके पूरे क्राइम में मोनिंदर सिंह पंढेर ने पूरा साथ दिया। उसके बाद मोनिंदर सिंह पंढेर को लोअर कोर्ट उम्र कैद की सज़ा सुनाती है, और सुरेंद्र सिंह कोहली की हैवानियत भरे इस क्राइम में 18 केस दर्ज किए गए, जिनकी बॉडी मिली थी बच्चों की। उन 18 केसों पे ही हर केस पे कोहली को फांसी की सज़ा दी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने। और फिर उसके बाद कोहली को और पंढेर को दोनों को डासना जेल भेज दिया गया। यहीं पे पहला पार्ट, पहली कहानी ख़त्म होती है कि निठारी कांड में आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन 2 साल पहले, मतलब कि 2020 या 21 में, जो पंढेर था, मोनिंदर सिंह पंढेर, D5 कोठी का मालिक, उसको वो जमानत पे बाहर आ गया था। आखिरी बार उसको चंडीगढ़ में देखा गया अपने परिवार के साथ, लेकिन वो भी एक गुमशुदगी की ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि सारा सब सच उसके परिवार के सामने आ गया, पूरी दुनिया के सामने आ गया। किसी को मुंह दिखाने लायक वो बचा नहीं है, तो ना वो कहीं आता है ना वो कहीं जाता है। और जो कोहली है वो डासनाई जेल में बंद है, लेकिन अभी हफ्ता 10 दिन पहले उसको बरी कर दिया गया। कोहली को भी बरी कर दिया गया, पंढेर को भी बरी कर दिया गया। लेकिन किस बुनियाद पे बरी किया गया? क्या ऐसा सीबीआई ने गलतियां करी इस जांच पड़ताल में, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर को और कोहली को बाइज्जत बरी कर दिया? एक भी केस उन पे दर्ज नहीं हुआ। तो अगली कहानी में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि क्या सीबीआई ने जांच पड़ताल में क्या क्या गलतियां करी, या सीबीआई या कोर्ट पे ऐसा क्या चीज़ें कोर्ट मांग रही थी सबूत के तौर पर, जो सीबीआई या पुलिस नहीं पेश कर पाई, जिसके बुनियाद पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया है। दोनों जेल से अब छूट चुके हैं। तो अगली कहानी में चर्चा करेंगे कि क्या किस बुनियाद पे कोर्ट ने उनको बरी किया। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊँगा। हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन लग जाए, काम चल रहा है उस पर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पहला पार्ट निठारी कांड का अच्छा लगा होगा सुनने में, कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।